वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग जो ज्योग्राफी का है मोस्ट इंपॉर्टेंट तथा जो एक्सपेक्टेड सवाल रहने वाले हैं, हमारा बिहार शिक्षक बहाली 2023 के नज़रिए में रहते हुए उसका सीरीज कर रहे हैं। तो इस सीरीज का ये क्लास नंबर 3 है। क्लास 1 और 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तथा ये इस वीडियो को बिना देर किए हम स्टार्ट करेंगे तथा जो भी बात होगी हम आपको इसको बीच में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, मेरा जो पहला क्वेश्चन है, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल विस्तार क्षेत्र कितना होता है? तो टोटल होता है तट से 12 समुद्री मील, यानी कि जिसको बोलते हैं नॉटिकल मील तक। आपको पता होगा एक नॉटिकल मील में लगभग 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये अगर के आप गुना कीजिएगा तो लगभग 22 या 22 पॉइंट कुछ, यानी 22-23 किलोमीटर तक, यानी कि जो पृथ्वी का सतह होता है, सतह से उसके अंदर में 23 किलोमीटर तक ये भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल है मेरा, किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? तो ये सब क्या है? किंगरी विंगरी नीति दारा माता माना दारा, ये एक दर्रा है। दर्रा किसको बोलते हैं जानते हैं दोस्तों? जैसे जो भी पर्वतीय क्षेत्र हो गया या पहाड़ी क्षेत्र हो गया, उसके नीचे नीचे यानी मैदानी क्षेत्र में एक रास्ता बना होता है। वो रास्ता जो होता है भूमि मार्ग होता है, उसी रास्ते को हम बोलते हैं दर्रा बोलते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तथा इस वीडियो में हम आप लोग को बताना चाहेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली को लेकर, तो वो रहने वाली है मेरा 5 क्लास से लेकर 10 क्लास तक जितने भी आपका बिहार SCRT का बुक है, उसका जो समरी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मायने रखता है। उसमें से BPSC ने बोल रखा है कि मैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट सवाल पूछूंगा। तो मैं आप लोग से वादा किया था कि टोटल जितना भी बुक्स दिया गया है क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक बिहार SCRT का, सबका उसका हम समरी कराएंगे। तो मैं वो करा रहा हूँ। तो आपका जैसे चैनल पे क्लास 5 और 6 और 7 का समरी अपलोड हो चुका है, साथ में अभी मात्र चैप्टर 4 तक अपलोड हुआ है। बहुत ही जल्दी पूरा का पूरा मैं चैप्टर कराऊंगा। अगर कि आप वो नहीं देखें हैं तो जाकर जल्दी से जल्दी देखें। वो मैं अपने इतनी अच्छे से हैंड रिटेन नोट से उसको किया हुआ हूँ कि जो भी आपका सवाल आएगा डायरेक्ट टू डायरेक्ट उस नोट से ही आएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तथा आगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर कि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर लीजिए आगे आने वाले पल पल अपडेट के लिए। इसमें हम लोग पर डे क्या करते हैं, पर डे जो भी अभी बिहार टीचर का बहाली हो रहा है, इसके रिगार्डिंग जो भी मोस्ट अपडेट होते हैं, कैसे तैयारी करें तथा जो भी सिलेबस है उसको हम कवर करवाते हैं। तो जो भी नए बच्चे हों, आप लोग समझ गए होंगे कि इस चैनल के ऊपर क्या क्या हो रहा है। तथा अगर के नए हैं तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद आगे देखिएगा, तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि क्लास 7, 8, 9, 10 ये इतना इंपॉर्टेंट है ना दोस्त कि आप इसको समझ नहीं सकते हैं। कि मतलब आप जब एग्जाम में बैठिएगा उसी समय आपको पता चलेगा कि मैं क्या ही बोल रहा था। और जैसे कि BPSC का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसी का ये सीरीज चल रहा है। बहुत ही जल्द हम लोग का ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम EVS स्टार्ट करेंगे। तो बहुत बातें हो गई, अब चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये हमें पॉइंट लिखा हुआ है, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक, भारत के तट रेखा की जो कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। आपको कहीं कहीं ऑप्शन में डायरेक्ट मिलेगा 7500 किलोमीटर, तो आप डायरेक्ट उसको भी टिक कर सकते हैं। तथा भारत का तट रेखा पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और तथा मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। तो आपको पता है जैसे भारत का ये नक्शा हो गया, तो इधर बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है, अब मेरा यहाँ पे अरब सागर है। ठीक, और यहाँ पे मेरा क्या है, हिंद महासागर मेरा यहाँ पर पड़ता है। तो वही बारे में यहाँ पे दिया गया है। आई होप कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। तथा भारत की जो तट रेखा है वो 9 राज्यों के साथ तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो जैसे कि अभी हम आप लोग पढ़े ऊपर में, टोटल कितना लंबाई है, 7500 किलोमीटर है। तथा इससे जो तट रेखा से कितने राज्य टच करते हैं, तो 9 राज्य टच करते हैं। ठीक है, आगे सवाल की तरफ देखते हैं। आगे सवाल मेरा है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त, ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। ठीक,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये हो सकता है आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो ये सब सवाल आप एकदम डायरेक्ट याद रखिए। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण कब हुआ? तो वो हुआ था दोस्त, वो हुआ था क्रिटेशियन युग में हुआ था। ठीक, आप मायोसिन युग ये सब कुछ भी नहीं मानना, आपका जो राइट आंसर होगा क्रिटेशियन युग होगा। ठीक है, आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सारा सवाल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में लगता है, क्योंकि बीपीएससी या तो बिहार या यूपीएससी या तो फिर यूपीपीएससी जो है हमेशा ये सब सवाल को रिपीट करते रहता है, इसीलिए ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कुछ पॉइंट देख सकते हैं, जो तमिलनाडु है यानी कि उसका सबसे ऊंची जो चोटी है वो होगा दोटा बेटा। उसके बाद राजस्थान का जो अरावली है उसका सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर है। नागालैंड है, नागालैंड का जो सबसे ऊंची चोटी है सरामती चोटी है। ठीक, मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा है उसका सबसे चोटी धूपगढ़ है। ठीक, ये जो पंचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक आता है मेरा, नीलांग घाटी कहाँ पे स्थित है? तो ये नीलांग घाटी हमारा स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। ये दोनों में इस पेपर में कन्फ्यूजन दिया गया है सिक्किम की उत्तराखंड में। आई थिंक ये उत्तराखंड में है, जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम दर्रे के बारे में देखते हैं, क्योंकि पेपर में दर्रा भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछ देता है। तो एक नज़र में देख लेते हैं कौन सा दर्रा कहाँ पे है। खारदुंगला दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, चांगला दर्रा, ये सारा का सारा लद्दाख में स्थित है। यानी कि देख सकते हैं, जैसे खारदुला में लौ हो गया, जोजिला में लौ हो गया, चांगला में लौ हो गया, यानी कि लगभग जो लौ वाला है मेरा लद्दाख में होगा। ठीक, उसके बाद पीर पंजाल और बनिहाल, ये दोनों फेमस है क्योंकि पाकिस्तान बोल रहे हैं सॉरी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल और बनिहाल, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर मेरा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा दोस्त सिपकिल्ला, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगची दीवान, भाबा, पारंगला, मणिरंग, ये सब कहाँ पे दर्रा स्थित है? वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। जब हम आपको ज्योग्राफी का स्टैटिक कराने लगेंगे तो ये सब चीज़ों को हम ट्रिक से याद कराएंगे। एक नज़र में आप देखते देखते मार दीजिएगा कि ये कौन सा सही है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आने वाली अपडेट के लिए। बहुत ही जल्द जैसे ही ये ख़त्म होता है तथा या तो फिर समरी का मेरा क्लास ख़त्म होता है वैसे ही हम स्टैटिक का क्लास स्टार्ट कर देंगे आप लोग का। ठीक, मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, कुंगरी, भिंगरी, नामा, रालाम, सिरला, ये सब जो दर्रा है कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा, ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नाथुला के बारे में कौन सा बुक में पढ़ने को है? उसका चैप्टर का नाम ही है नाथुला, पटना से नाथुला की ओर। तो ये कौन सा चैप्टर में है बिहार का बुक का? आप बता सकते हैं कमेंट में। ये हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सेला, बोमडिला, यांग्याप और दीफू दर्रा, ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ये जो दीफू दर्रा है ना, ये और बोमडिला दर्रा, ये दोनों बहुत पूछता है, याद रखिएगा। दीफू दर्रा, बोमडिला दर्रा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, और एक तुजू दर्रा, एकमात्र दर्रा है जो मणिपुर में स्थित है, वो है तुजू दर्रा। ठीक, थालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अब ये पालघाट है, एक यहाँ का डिस्ट्रिक्ट भी है पालघाट का, पड़क्कड़ जिसको ही बोलते हैं, ये स्थित है केरला में। ठीक, आई होप कि इतना आप लोग को याद हो गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्त। आगे है मेरा, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्मित किस युग में हुआ था? ठीक, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मेरा राइट आंसर होगा सेनोजोइक युग में यानी महाकल्प में हुआ था। ठीक, बीपीएससी 1996 में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। आगे मेरा है, जो दंडकामारण क्षेत्र है वो कहाँ में स्थित है? ठीक, ऑप्शन है ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त, राइट आंसर मेरा ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो दंडकामारण क्षेत्र है ये आपका उड़ीसा में भी, आंध्र प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और तेलंगाना में भी, और साथ में महाराष्ट्र में भी आप ऐड कर लीजिए। इतना क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक, और एक दंडकारण्य जो ये है, ये एक योजना भी चलती है, वो जो चलती है छत्तीसगढ़ में चलती है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जो दंडकारण्य योजना है वो छत्तीसगढ़ में चलती है, तथा
जो क्षेत्र है यानी कि ये पूरा पूरा का 5 राज्यों में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, साथ में महाराष्ट्र में। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ सबसे पुराना है। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है मेरा, निम्नलिखित में से किस तट के भारत का समुद्र तल मापा जाता है? मुंबई से, कोचीन से, चेन्नई से या विशाखापट्टनम से? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरा चेन्नई से। चेन्नई का जो मरीना बीच है वहीं से समुद्र तल की हाइट मापा जाता है। जहाँ पर भी अगर स्टेशन वगैरह भी देखते होंगे लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई 1200 फीट, समुद्र तल से ऊंचाई 10 फीट, 20 फीट। तो इसका जो समुद्र तल का जो लेवल मिलाया जाता है वो चेन्नई से मिलाया जाता है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर कि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल के लाइक नहीं किए हैं दोस्त, तुरंत लाइक करो एकदम से तुरंत, उसके बाद ही आगे देखो। इतना महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप लोगों को, लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है दोस्त, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा गुजरात राइट आंसर होगा मेरा। जैसा कि आप जब मैप में देखते हैं तो मैप का जो यहाँ का गुजरात का ये क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र का ये जो समुद्र से लगती है ये सबसे ज़्यादा उसका तटरेखा की लंबाई है। टोटल कितने राज्य हैं जो तट से सटते हैं? तो टोटल है मेरा का 9 राज्य है। ठीक, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम का सूचक कौन था? यानी कि किस महासागर या सागर को रत्नाकर के नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन इतिहास में जब ग्रंथों में पढ़ा जाता है तो रत्नाकर हिंद महासागर को पुकारा जाता था, बुलाया जाता था। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। तथा सर्वाधिक तटीय अपर्दन क्या होता है मैं बताता हूँ, यानी कि भूमि का कटना, छटना, वहाँ अपने जगह से हटना, ये सारा कुछ अपर्दन कहलाता है। तो सर्वाधिक भूमि का कटना यानी अपर्दन किससे होता है? ऑप्शन ए लहरों से, धाराओं से, ज्वार भाटा से या सुनामी लहरों से। तो इसका जो मतलब आंसर होगा दोस्तों वो होगा लहरों से। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, मालाबार तट या कोंकण तट? तो इसको जो बोलते हैं हम बोलते हैं कोरोमंडल तट बोलते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को। तथा वही अगर कि हम जैसे यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश स्थित है, तो इस तट को हम जो बोलते हैं कोरोमंडल तट बोलते हैं। तथा इस तरफ अगर केरला के तट की तरफ आते हैं तो इसको हम बोलते हैं मालाबार तट बोलते हैं। तथा इसके जस्ट ऊपर गोवा के तट के पे जाते हैं तो उसको बोलते हैं कोंकण तट बोलते हैं। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक सवाल है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि उत्तरी भाग को बोल रहा है तो यहाँ पे जाइएगा, पश्चिमी तट यानी कि यहाँ पर मिलता है, उसके ऊपरी थोड़ा सा जाइएगा, यानी कि यहाँ पे गोवा वाला क्षेत्र के बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं दोस्त, उसको बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण के बारे में थोड़ा अगर हम आपको जानकारी देना चाहें तो कोंकण तट वहाँ पे एक कोंकण रेलवे के नाम से विकसित है। कोंकण रेलवे जो चलता है वो कहाँ कहाँ पे चलता है? केरल में चलता है, कर्नाटक में चलता है, महाराष्ट्र में चलता है और गोवा में चलता है। तो यानी कि ये 4 राज्यों से होते हुए कोंकण रेलवे गुजरता है तथा टोटल जो है 760 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है कोंकण रेलवे कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, या अगर ऑप्शन ये सब देगा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, और उसमें से कोई गाँव से आपसे पूछेगा कहाँ पर नहीं चलता है या चलता है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कन्याकुमारी को। जब तमिलनाडु में आते हैं तो जो सबसे दक्षिणी छोर है यानी कन्याकुमारी को ही केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आगे में थोड़ा सा कुछ संधि है यानी कि जल संधि जिसको बोलते हैं, स्ट्रेट या चैनल बोलते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय द्वीप भारत और मालदीव के मध्य स्थित है। ठीक, 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। 10 डिग्री जो चैनल है वो लघु अंडमान और कार अनुमान एक सेकंड, जो 10 डिग्री चैनल है दोस्तों वो लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। तो इसको याद करने के लिए एक हम ट्रिक से याद रख सकते हैं, 8 मामी को 9 मील पर 10 अनी मिला। यानी कि जो 8 डिग्री चैनल है
मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को जोड़ता है, तथा 9 डिग्री जो चैनल है वो जोड़ता है मेरा मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को जोड़ता है, तथा जो 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार को जोड़ता है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जो डंकन पास है वो लघु अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान को मध्य में है। कोक चैनल जो है, कोक द्वीप यानी म्यांमार में जो है, और उसका उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। ठीक, पाक स्ट्रेट है, ये बहुत बार सवाल में पूछता है कि पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच है, तो पाक समझ के पाकिस्तान मत मार दीजिएगा, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। तो जो पाक स्ट्रेट आपका होगा दोस्तों सही, उसका उत्तर भारत और श्रीलंका के बीच। भारत श्रीलंका के बीच 2 स्ट्रेट गुजरती है, एक पाक स्ट्रेट और एक बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। आशा करता हूँ कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। आगे जो सवाल स्थित है मेरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, जिसको सैंडल पीक बोलते हैं, हिंदी में पल्याण शिखर बोलते हैं, कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों उत्तरी अंडमान में। जब अंडमान का आप ये मैप देखिएगा तो यहाँ पे जो स्थित है उत्तरी अंडमान में स्थित है सैंडल पीक। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ रहे होंगे। वीडियो कैसा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं, अपना अनुभव ज़रूर साझा करें, तथा कोई सजेशन हो उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक, अंडमान निकोबार जो है दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है अंडमान निकोबार? तो जैसे कि हम लोग देखते हैं ये जो पूर्वी तट है, यानी कि यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है, यानी कि बंगाल की खाड़ी के जो है 2 द्वीप हैं। ठीक है, 2 द्वीप हैं ये। आशा करता हूँ ये इतने समझ गए होंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अभी हम जैसे कि अभी ट्रिक देखें, यानी कि 8 मामी को 9 मील पर 10 अनी मिला। अनी मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे की तरफ सवाल हम बढ़ते हैं। आगे मेरा का सवाल है एक, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय है, यानी कि उसका जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से हुआ है, तो वो हो जाएगा बैरन द्वीप हो गया। ठीक, ये जो बैरन द्वीप है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखीय द्वीप है, यानी कि वो है बैरन द्वीप। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो वो स्थित है पुलिकट झील के समीप स्थित है। तथा जो ये श्रीहरिकोटा द्वीप है यहीं पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है दोस्त, जो राम सेतु है, आदम्स ब्रिज जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो स्थित है धनुषकोडी से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये धनुषकोडी कहाँ मिलेगा? आप जब यहाँ पे आइएगा तमिलनाडु में जाने के बाद वहाँ से कन्याकुमारी होते हुए आप धनुषकोडी की रास्ता निकल सकते हैं, देख सकते हैं। धनुषकोडी हो गया, पंबन हो गया, रामेश्वर हो गया, सब नज़दीक में ही स्थित है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ होगा। कैसा लगा वीडियो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं, तथा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियो के अपडेट के लिए। जल्दी ही हम अब ये जो सीरीज चल रहा है उसका एक वीडियो आपको सुबह में मिलेगी और एक वीडियो आपको शाम में मिलेगी। तो कैसा ये डिसीजन है क्या है, ताकि जल्दी जल्दी आपका कोर्स खत्म हो जाए तथा बिहार टीचर आप जल्दी से बन जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।